नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। देखिए, ये जो करीब 1.5-2 मिनट का जो उच्चारण होता है अपने इस देश के लिए और अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के लिए, हमको तो दिल से बहुत सुकून मिलता है कि कम से कम अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को प्रणाम करने का और अपना पूरे एपिसोड का जो इसमें सार है, मजमून है, यदि इसी को हमारे सभी भारतीय भाई बहन आत्मसात कर लें, समझ लें और उसके अनुसार आचरण और व्यवहार करें और अपने भारतीय भाई बहनों में अखलाक मोहब्बत भाईचारा फैलाएं और नफ़रत को जो है वो लात मार के बाहर कर दें और इस मुल्क को मजबूत करें, तो निश्चित तौर पर हमारा हमारे देश के लोगों में वो एकता आएगी, भाईचारा आएगा, मजबूती आएगी और हर खुशी और गम को एक साथ बांटने का जज्बा आएगा और अपना मुल्क भी मजबूत होगा। इसी कोशिश में भारतीय अवाम ताकत दल वो लगा हुआ है और अपने जो भी 138 करोड़ अपने भारतीय भाई बहन हैं, मैंने तमिलनाडु से लेकर के कश्मीर तक और गुजरात से लेकर के मणिपुर तक कोई भी भारतीय भाई बहन छूटे न, सबको साथ लेकर के भारतीयता के बंधन में, भारतीयता के माहौल में सबको लाना है, सबको बांधना है। यही लक्ष्य है, यही मकसद है और यही मिशन है। अब इसीलिए इसमें जो विघटनकारी ताकतें हैं, तमाम उनके पास हथियार, तरह तरह के हथियार हैं, भेद विभेद पैदा करते हैं, यानी प्रांतवाद के आधार पर कि वो तो पंजाबी है, वो तो बंगाली है, वो तो तमिल है। इस सारी दीवारों को तोड़ना है। हमारे जो तमिलनाडु में रहने वाले भारतीय भाई बहन हैं, उनको भी एहसास दिलाना है कि आप हमारे ही भारतीय भाई बहन हैं। ये जो तमिल भाषा का आप इस्तेमाल करते हैं, ये हमारी अपनी भारतीय भाषा है। मलयालम भाषा का जो आप इस्तेमाल करते हैं, ये हमारी अपनी भारतीय भाषा है और आप हमारे ही अपने भारतीय भाई बहन हैं। इस तरह का एहसास और इस तरह का जज्बा वो लाने की आवश्यकता है और उस आवश्यकता को महसूस करने के लिए और महसूस करवाने के लिए भारतीय अवाम ताकत दल इस मुहिम में, इस आंदोलन में लगा हुआ है।
और इसीलिए जो इसमें भेद विभेदकारी ताकतें हैं, विघटनकारी ताकतें हैं, जो कि ये फर्क करती हैं एक भारतीय भाई बहन से दूसरे भारतीय भाई बहन में, वो कभी कभी जाति के आधार पर करती हैं, कभी कभी प्रांतवाद के आधार पर करती हैं, कभी कभी वो भाषावाद के आधार पर करती हैं। इस सारे उनके हथकंडों को मतलब पस्त कर देना है, शिकस्त दे देना है, उसको नष्ट में नाबूद कर देना है, या इस तरह की दीवारों को तोड़ करके भारतीयता के माहौल में, क्योंकि चिंता हमको होनी चाहिए अपने आदरणीय सभी भारतीय भाई बहनों की और इस मुल्क भारतवर्ष, यही गुजारिश है, यही प्रार्थना, यही विनय है। हम हमारे सभी 138 करोड़ या 140 करोड़ आदरणीय भारतीय भाई बहनों से और हम अपनी आदरणीय भारतीय आवाम से। कोई कुछ भी समझे, कोई कुछ भी व्याख्या करे, लेकिन इसका मजमून यही है। अब जरा जो विघटनकारी ताकतें हैं जो कि इस राजनीतिक दलों के वेश में हैं और वो हमको आपको मानसिक गुलाम बना करके वोट छीन करके सत्ता छीन हुई है, तो उनकी फितरत के विषय में, उनके चरित्र के विषय में जानना आवश्यक है। बहुत उनके मोह माया जाल में उनके साजिशों के शिकार बनकर के हम भोगी रहे हैं। अब इस जाल से निकलना है, राष्ट्र को बचाना है और अपने भारतीय भाई बहनों को बचाना है। तो अब उसमें एक प्रकरण है कि भाई रोज वीरभूमि में जो हिंसा है, अरे भाई मोदी महोदय, ये ममता बनर्जी का क्या चरित्र है देश देख रहा है। इसको बताने समझाने की आवश्यकता नहीं है। वह इस देश की अभिशाप है, हमेशा भेद विभेद करती है और घोर सांप्रदायिक भी है। और खास करके हमारे पश्चिम बंगाल में रहने वाले भारतीय भाई बहनों पर अपने गुंडों के द्वारा, अपने माफिया के द्वारा, अपने दादाओं के द्वारा वो हमेशा जो है आतंकित कर रहती है और हिंसा भी करवाती है। और मोदी महोदय, आपने देखा होगा कि पिछले साल जब वो चुनाव जीत गई थी, जो कि आपने सबसे पहले उसको धन्यवाद दिया, और आपको धन्यवाद देते हुए आपको शर्म भी नहीं आई कि आप किसको धन्यवाद दे रहे हैं। कुछ लोग इसको इस तरह से ढकते हैं कि ये लोकतंत्र है। मोदी महोदय और इस मोदी महोदय की जैसे सोचने वालों को, उनका समर्थन करने वाले को भारतीय जनता दल वो बहुत बड़ा बेवकूफ समझता है। इसलिए कि महत्व जनता का है कि महत्व लोकतंत्र का है, महत्व हमारी भारतीय आवाम का है कि ममता का है। जब तक ये मानसिकता रहेगी, ये हमेशा अपनी आवाम को अपमानित करते रहेंगे और उसके महत्व को उसके महत्व को गिराते रहेंगे। जब ठीक है एक प्रक्रिया के द्वारा, और वो प्रक्रिया भी प्रदूषित हो गई ना, जिस चुनाव की प्रक्रिया की बात पर ये लोकतंत्र की बात करते हैं, एक बार उसमें हिंसा घुस गई, हिंसा और आतंक के बल पर जो है वो वोट छीना गया, तो अपने आप वो प्रक्रिया जो है प्रदूषित हो गई। इस चुनाव आयोग की उपस्थिति छोड़ दीजिए, इसकी उपस्थिति तो कोई मानता भी नहीं है। जो ये दावा करता है कि हम बहुत स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराते हैं, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को जो है वो प्रदर्शित करते हैं, सब झूठा। लोकतंत्र का किस तरह से अपहरण होता है, किस तरह से वो गुंडों के द्वारा, माफियाओं के द्वारा, और खास करके पश्चिम बंगाल में, और कहेंगे केरल में भी और तमिलनाडु में भी जो है वो हमारी आवाम को आतंकित किया जाता है दो तरह से। और दूसरा, पैसे का पूरा व्यापार,
जो 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 इन सबों ने इस देश को लूटा है, लूट डोट करके जो काला धन अर्जित किया है, उसी वही काला धन का इस्तेमाल जो है इसमें चुनाव में लोगों से वोट खरीदना। लेकिन इस संबंध में अभी हम बताएंगे कि वो जहाँ तक हिंसा का सवाल है, हिंसा से भी डरने का नहीं है। और जो है यदि वो पैसे का काले धन का इस्तेमाल करते हैं तो हम उनके काले धन को लेने के लिए और लेकर के अपना विवेक, अपना वोट, अपना अमोघ अस्त्र जो है क्यों बेच देते हैं इनके हाथों में, अपनी आत्मा को भी बेचते हैं और अपनी विवेकशीलता को भी बेचते हैं। तो उनके पैसे बांटने का उतना अपराध नहीं है। अपराध हमारा है कि उनके पैसे, उनके इस तरह के व्यापार के, इस तरह की साजिश के जो हम जानबूझ करके शिकार बनते हैं, जानबूझ के शिकार बनते हैं। तो ये अपराध बोध होना पड़ेगा। जब तक अपराध बोध नहीं होगा तब तक उस अपराध के समाधान की बात भी नहीं आएगी। सवाल इस बात का है कि हमारे भारतीय भाई बहनों में सबसे बड़ी कमी है कि पूरी स्थिति जो है ये हमारे आपके कारण है। एक तो मानसिक गुलामी, और जो है और अब ये समझ को विकसित होना कि भाई हमारे हाथ में अमोघ अस्त्र है। वो अस्त्र जो है या तो हम पैसे पर उस अस्त्र को वो बेच देते हैं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, पता नहीं चुनाव आयोग को मालूम है कि नहीं मालूम है, जब ये स्थानीय निकायों का चुनाव होता है, खास करके प्रधानी का और इत्यादि का, तो पूरा जो है वोटों की मंडी लगती है कि हम तुमको इस शराब की बोतल पर, मांस पर, कुछ पैसे पर हम अपना मताधिकार बेचने को तैयार हैं। पता नहीं ये ऐसी स्थिति है तो चुनाव किस दम पर, ये दम किस बूते पर वो दम भरता है कि हम भारत में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव करवाते हैं। ये सब उसको मालूम है, लेकिन वो धृतराष्ट्र की तरह आंख में पट्टी बांध करके झूठ मूठ का जो है वो इस तरह का दम भरता है। खैर, भुक्तभोगी हमारी आवाम है। अपने कर्तव्यों से यह भी एहसास भारतीय जनता दल अपने आदरणीय आवाम से, अपने आदरणीय भाई बहनों से ये कहता है कि जब तक अपराध बोध नहीं होगा कि ये स्थिति हमसे है, तब तक उस अपराध के समाधान का भाव भी नहीं आएगा। और ये विघटनकारी ताकतें, जरा इस साजिश को जरा बहुत गौर से सुनिए और जरा इसको समझिए, देखिए। विघटनकारी ताकतें जो कि राजनीतिक दलों के वेश में हैं, वह भी इस तरह की साजिश कर रही हैं कि आप ये अपराध करते जाएं और आप में अपराध बोध भी ना आए कि ये गलती आपसे हो रही है। जरा मैं इसको फिर से कह दे रहा हूं कि मानसिक गुलाम बन करके आप अपने मताधिकार के अस्त्र को, जो कि अमोघ अस्त्र है, इसको जो है यानी इस अस्त्र को विवेकशीलता के अभाव में इसको बेच देना, इसको बार्टर कर देना, इसको बार्गेन कर देना, और खास करके उसको देना जो कि कुपात्र हो, जानते हुए, जिससे कि जानते हैं कि ये व्यक्ति भ्रष्ट है, ये व्यक्ति अपराधी भी है, समाज का कोड़ भी है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको वोट क्यों करते हैं? हमारी जाति का है, हमारे संप्रदाय का है, हमारी भाषा का है, हमारे प्रांत का, जानते हुए। ये है मानसिक गुलामी। और मानसिक, और ऊपर से जो पैसे बढ़ते हैं, पैसे पर बिक जाना,
अपनी आत्मा को बेच देना, अपनी विवेकशीलता को बेच देना, और विवेकशीलता के साथ अपने अमोघ अस्त्र को, मताधिकार का, उसको बेच देना। तो ये यानी मानसिक गुलामी के तरह तरह के उसके रूप हैं, आयाम हैं, मैनिफेस्टेशंस हैं। और ये बहुत बड़ी गलती हो रही है। वो जो चुनाव को अलग से जो उसको रिग करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं थोड़ा बहुत, वो तो अपने स्थान पे है, लेकिन सबसे बड़ी गलती हमसे हो रही है। तो ये दूसरा, इस तरह का माहौल है, बिल्कुल आप जरा इसको भी गौर से सुनिए कि इस तरह का माहौल है कि सारा दोष नेताओं पर, पूरा जो है कभी सम्मेलन बनेगा, काफ़ी जो है वो व्यंग के किस्से बनेंगे, चुटकुले बनेंगे, उसमें आनंद उठाएंगे, सिर्फ इसी बात पर कि नेता जो है वो सबसे घटिया जीव है, उस पर व्यंग मिलेंगे, लेकिन उसमें एक भाव भी नहीं आएगा कि अरे ये नेता जो है हमारी मानसिकता की ही तो उपज है। जब तक ये अपराध बोध नहीं आएगा, ये भारतीय जनता दल स्पष्ट अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से कहना चाहता है कि जब भी इस तरह की नेता झूठ बोलता है, वो चोर है, भ्रष्ट है, और हर तरह की जो है वो बुराइयों की खान है, इस पर चुटकुले बनेंगे, उस पर व्यंग प्रसन्न होगा, आप आनंद उठाएंगे, और उसमें एक भी इस तरह का अपराध बोध नहीं आएगा कि हमारी ही मानसिकता की वो उपज है। तो जब तक ये अपराध बोध नहीं आएगा, तब तक उस अपराध को दुरुस्त करने की या उस अपराध को दूर करने की बात भी नहीं आएगी। ये सबसे बड़ी मानसिक गुलामी का या बौद्धिक बेईमानी का ये परिचय है। तो उस अपराध बोध को भी का भी एहसास कराने के लिए कि ये स्थिति हमारी मानसिकता के अनुसार, ये विघटनकारी ताकतें तो विघटन तो चाहेंगी, लेकिन अभी तो कम से कम इतना तो है कि हमारा देश ये राष्ट्र है, ये माने संविधान पर चलने वाला ये देश है, राष्ट्र है, भारतवर्ष है, तो हमारी पहचान तो इसके अनुसार होगी ना, इस देश के अनुसार होगी ना, हमारा वजूद और हमारी पहचान। और संविधान ने भी वो आदेश दिया हुआ है। हमारे जो है क्रांतिकारी, परम राष्ट्रभक्त और अमर शहीदों ने भी अपनी कुर्बानी दिया, सब कुछ न्यौछावर किया भारत माता की बलिवेदी पर। उन्होंने भी अपनी कुर्बानी शहादत के द्वारा यही सिखाया कि हम सभी लोग एक हैं, हम सभी भारतीय हैं। तभी बार बार हमको तभी के बाद हम हिंदू हैं, गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं। इस तरह का एहसास, गर्व से कहते हैं मुस्लिम हैं, यह एहसास सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोह है। जब हमारा मुल्क ये भारतवर्ष है, हम भारतीय हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है, इसको दुरुस्त करने की आवश्यकता है। इसके स्थान पर जो सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हम गर्व से कहते हैं हिंदू हैं, वो सबसे बड़े राष्ट्रद्रोही हैं। और यही सिर्फ राष्ट्रद्रोही नहीं है जो कहते हैं हम गर्व से कहो हम मुस्लिम हैं, वो भी राष्ट्रद्रोही है। जो इस बात की है कि वैसे तो गर्व करने का तमाशा नहीं करना है, दिखावा नहीं करना है, विज्ञापन नहीं करना है, एहसास बहुत सबसे बड़ी चीज है। एहसास कि हम सिर्फ भारतीय हैं। तो उसी प्रकार जो है इस तरह का आप माने ये बुराई किस जड़ तक पहुंची हुई है। देखिए ना, वो अपनी गाड़ियों के पीछे लिखवाते हैं राजपूत, ब्राह्मण, गुर्जर, यादव। ये क्या है? या तो बेवकूफ़ी की हद है ये। हालांकि उसके लिए शायद यूपी गवर्नमेंट ने कुछ फाइन भी लगाई, तब भी कुछ बेवकूफ़ियों कहते हैं कि नहीं,
आप एक नहीं एक लाख फाइन बिल लगा दीजिए, तब भी मैं पीछे लिखूंगा राजपूत। ऐसे लोगों की प्रवृत्ति को कुचलना होगा और अच्छी तरह से कुचलना होगा कि तुम राजपूत नहीं हो जी। तुमको राजपूत होना तो कोई राजपूत वाला देश है, वहाँ तुम चले जाओ। ये भारत है। तुम अपने भारतीय नहीं मानोगे तो ठीक है, ये कार मोदी बैठा है, इसके दिन कब तक रहेंगे। लेकिन एक भारतीय सरकार आएगी, उसकी हुकूमत आएगी, और जितने ये बोलने वाले हैं कि हम गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम मुस्लिम हैं, गर्व से हम पंजाबी हैं, उनको ये कहे कि या तो आप ये कहना बंद कर दीजिए, और नहीं बंद करेंगे तो इस देश से उनको बाहर कर देंगे। इस देश में वही रहेगा जो अपने को भारतीय मानेगा, भारतीय की तरफ व्यवहार करेगा। तो बुराई किस कदर है कि गाड़ियों पे लिखवाते हैं कि ब्राह्मण हैं, हम ठाकुर हैं, हम राजपूत हैं। ये सब इस तरह की सभी प्रवृत्तियों को कुचलना होगा। और इस बीच में कुछ देखिए, हमको एक अंदाज है, कुछ ऐसा भी वक्त आएगा कि भारतीयता का मजाक उड़ाने वाले भी आ जाएंगे। उनसे जरा भी, जो मजाक उड़ाने वाले हैं उनसे जरा भी घबराने की जरूरत है। उनकी भी टेंडेंसी को कुचलने की आवश्यकता है। आपने देखा होगा कि एक गद्दार है ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, वो भाईचारा की जो अवधारणा है उसी का मजाक उड़ाता है। वो बहुत दुष्ट है, और हम नहीं समझते कि वो बेवकूफ़ है। वो घुटा हुआ आदमी है। वो जानता है कि हमारे देश में भाईचारा को तोड़ना है, तो मजाक उड़ाता है। मजाक भी किस तरह से, जो कि भेद विभेद और नफरत पैदा कहता है कि ये भाईचारा क्या होता है। वो भाईचारा में से वो भाईजान हो गए और हम चारा बन गए। बेवकूफ, दुष्ट। अब इससे अधिक तो हम कह भी नहीं सकते। हम भी किसी मर्यादा से बंधे हुए हैं, लेकिन जो जिस तरह की दुष्टता कर रहा है उसकी, और भी राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हमारे भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में जो ये दुष्टता कर रहा है, इसको हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन, इसको हमारे सभी आदरणीय भारतीय अवाम बहुत गौर से देखें कि इस देश में भाईचारा की सख्त आवश्यकता है। नफरत को मिटाने की सख्त आवश्यकता है। उस बीच में भाईचारा का ही जो है ये मजाक उड़ाता है कि वो भाईजान बन गए और हम चारा बन गए, नफरत फैलाने का। देखिए, इस संबंध में मैंने कई बार बताया, आगे भी बताएंगे। असामाजिक तत्व हैं, मान लीजिए इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके में, इस बात से इनकार नहीं किया जाता। कुछ ऐसे तत्व हैं, लेकिन उन तत्वों के लिए पूरे समाज को लपेटना नंबर एक। दूसरा, वो जो तत्व हैं ठीक से जांच करवाइए, तो इन्हीं भारतीय समाज विरोधी और भारत विरोधी ताकतें, जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चंदा चौकड़ी काकस और समाजवादियों के, आरजेडी वालों के, टीएमसी के, इन्हीं के एजेंट आपको मिलेंगे, जो कि इस तरह का कुछ हिंसा, कुछ वो कट्टरवादिता, उपद्रव, भेद विभेद, नफरत फैलाते हैं। लेकिन वो तत्व इन्हीं जो अभी नाम बताया गया है, इन्हीं जो है राजनीतिक तंजीमों, और ये वास्तव में ये तो विघटनकारी और भारत विरोधी, भारतीय समाज विरोधी ताकतें हैं। इनको ठीक से पहचानिए, तो इन्हीं के वो तत्व होते हैं और इन्हीं के एजेंट होते हैं, और इन एजेंटों को ये विघटनकारी ताकतें पालती हैं, उनको पालती पोसती हैं और उनका इस्तेमाल भी करती हैं। दो तरह से, कि समाज में
नफरत जो है वो बनी रहे परमानेंट, और नफरत बनी रहेगी तभी उनकी दाल गलेगी, तभी नफरत की आग जलती रहेगी, तभी उनकी रोटी सिकेगी, रोटी बनेगी। तो इस तथ्य को छुपाने के लिए, इस तथ्य को ढकने के लिए पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ऐसे देश के गद्दार जो है भाईचारा का भी मजाक उड़ाते हैं, और कुछ वाक्य बोल करके हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों पर अनाप शनाप आधारहीन बेसलेस बातें कह करके नफरत फैलाता है वो। और वो अकेला नहीं है, उसका जोड़ीदार जो है वो मोहम्मद मेसरम है। मोहम्मद मेसरम भी जो है हमारे ब्राह्मण कहे जाने वाले हमारे जो आदरणीय भारतीय भाई बहन है उनके खिलाफ बहुत बोलता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, भारतीय जनता के दल ये जो नफरत फैलाने वालों का जो नाम ले रहा है वो सरेआम बता रहा है, कोई भी दूसरा, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे खुद पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हो, कभी भी वामन मेसरम का नाम लेता है? ये सब आपस में मिले हुए हैं। वामन मेसरम हुए, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हुए, चाहे ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हुआ, ये यूँ समझ लीजिए कि इस समय की अंदर खाने में साठगांठ अवश्य होगी कि तुम अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने हिसाब से नफरत फैलाओ, आग उगलो। तो इनके चरित्र को, इनकी फितरत को और इनके मंसूबों को पहचानिए आप लोग। तो वही बात कही जा रही थी कि एक तो हम इस एहसास को लाएं कि हम सिर्फ और सिर्फ भारतीय हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। जो कुछ भी मान लीजिए जो भेद विभेद की बात करते हैं, जातियों की वो जातियाँ तो भारतीय संविधान, बाबा साहब तो यही कहा था ना कि हमारा जो संविधान है एक मेल्टिंग पॉट है, यानी जैसे मेल्टिंग पॉट बने पिघलाने वाला एक बर्तन है, पिघलाने वाला एक बर्तन है जिसने जितनी भी जातियाँ हैं, राजभर वगैरह सब गिनवाते हैं ना कि 170 300 जाति है, 300 400 चाहे 1000 जाति हो, उन जातियों को पिघला करके हमारे भारतीय संविधान ने सिर्फ एक धातु दिया, वो उसके अमलगमेशन के बाद हम भारतीय हैं। तो वो तो सारी जातियों को पिघला दिया इसने, भारतीय संविधान ने। लेकिन ये फिर उसी को बांट करके देश के साथ, हमारे भारतीय समाज के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। तो ओम प्रकाश राजभर जैसे लोग, संजय निषाद जैसे लोग, अनुप्रिया पटेल जैसे लोग, असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग इस देश के खतरनाक दुश्मन हैं। और उसी आग में घी डाल रहा है ये गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, वामन मेसरम। इनको ठीक से पहचानिए। और इसीलिए ये प्रकरण बार आता है कि इनकी सभाओं में जाने वाले लोग, ताली बजाने वाले लोग, सवाल पूछने वाले लोग, वो कितने गिरी हुई मानसिकता के लोग हैं कि इतना खतरनाक आदमी और उसको समर्थन मिलता है। असदुद्दीन जैसा खतरनाक व्यक्ति उसको समर्थन मिलता है। वामन मेसरम जैसा वो खतरनाक आदमी उसको समर्थन मिलता है। तो इनको, इनके मंसूबों को और इनके चरित्र को कुचलने की आवश्यकता है। और कुचलने में पहला जो कदम है, इनकी सभाओं का बहिष्कार करिए। एक भी व्यक्ति, एक भी हमारा भारतीय भाई बहन इनकी सभाओं में न मिले न जाए। तो बात हो रही थी ये जो बीजेपी और मोदी महोदय, सुना है कि संसद में काला धन पर चर्चा हुई। देखिए गुस्सा तो ये आता है कि काले धन पर इस मोदी महोदय का मुंह ही, इसका मुंह जो है यानी काला
कड़ा कर देना चाहिए। क्रोध ये आता है। ये मोदी महोदय 2014 के संसदीय चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में घूम घूम कर ये प्रचार किया था इसी मोदी ने। देखिए अब जो भी आदर भाव है समाप्त हो गया, क्योंकि इसकी करतूत इतनी घिनौनी है। 2014 के चुनाव में यह घूम घूम कर प्रचार किया था कि इस कांग्रेस ने देश को इतना लूटा है कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, या कल्पना करना भी है तो ये भोपाल में बोल रहा था कि ये भोपाल में एक लिख करके उसके आगे शून्य बढ़ाया जाए, शून्य बढ़ते बढ़ते वो दिल्ली तक पहुंच जाएगा। और हमारे देश के कमोबेश लोग जानते हैं कि ये सबसे बड़ी लुटेरी पार्टी है, और कालाधन लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो ये केस चला था, जो कि राम जेठमलानी वाला, उस पर हमेशा ये यूपीए की सरकार सुप्रीम कोर्ट में झूठ ही बोलती रही। सुप्रीम कोर्ट जो है वो मनऊब करके, परेशान हो करके उसने एक एसआईटी का गठन कर दिया। एसआईटी माने स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम। हालांकि वो भी गठन सुप्रीम कोर्ट ने माने उसके कॉन्स्टिट्यूशन को, उसके गठन को भी यूपीए सरकार पर नहीं छोड़ा, उसको भरोसा ही नहीं था। मैंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को उस यूपीए सरकार पर भरोसा ही नहीं था कि यदि उसको एसआईटी को कॉन्स्टिट्यूट करने का, गठन करने का आदेश दे भी दें तो वो गठन ही नहीं करेगी, नहीं करेगी। और ये बात पूरी तरह साबित हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद उसको कॉन्स्टिट्यूट कर दिया कि उसमें कि एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज जो है उसके चेयरमैन होंगे, फिर दूसरे रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज उसके को चेयरमैन होंगे, माने सह अध्यक्ष होंगे, और सीबीआई, सीबीडीटी और ईडी इसके जो हेड हैं, इसके प्रमुख हैं, उसके सदस्य होंगे, उनकी सहायता करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने काला धन लाने के लिए खुद इस तरह के एसआईटी का उसने गठन कर दिया। उस गठन को ये भ्रष्ट और लुटेरी सरकार यूपीए वाली उसको लागू ही नहीं किया। उसको ये देखिए इसकी धृष्टता और दुष्टता यूपीए की। तो यूपी वास्तव में हमारे देश के लोग समझते हैं, ये सबसे माने लुटेरी भी है और देश को बांटने वाले भी है। और हमारे देश को लोग समझ जाएं कि लुटेरी देश को बांटने वाली अंग्रेजों से भी अधिक खतरनाक औपनिवेशिक ताकत है ये। और कुछ अपराधों को छोड़ करके ये अपराधियों का एक गैंग है, गिरोह है। तो खैर, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट वगैरह को तो वो पॉकेट में रखती थी। तो उसके जो कालाधन लाने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने जो एसआईटी को गठित किया था, उसको इसने लागू ही नहीं किया। तो मोदी महोदय ने क्या किया? कि 2014 में जब ये प्रधानमंत्री बने, जिस दिन उन्होंने प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला, तुरंत ऑनरेबल या माननीय सर्वोच्च न्यायालय का वो जो एसआईटी के गठन का जो आदेश था उसको लागू कर दिया। और उसमें जो उसके अध्यक्ष या चेयरमैन थे उस एसआईटी माने स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम या विशेष जांच दल, तो उसके अध्यक्ष जो है रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमबी शाह और या एसबी शाह या एमबी शाह, और उसके को चेयरमैन या उसके सह अध्यक्ष जो है अरिजीत पसायत। बाकी तो जो उसमें बाकी तो जो वर्किंग आपका सीबीआई का जो हेड है या डायरेक्टर या सीबीडीटी का जो चेयरमैन है, सीबीडीटी मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस,
और ईडी, वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, जिसको आप बोलते हैं ये प्रवर्तन निदेशालय, तो इनके भी मुखिया को या हेड्स को भी उसका मेंबर बना दिया। तो खैर ये उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश गठन माने कॉन्स्टिट्यूशन को मोदी महोदय ने लागू करके तमगा लूट लिया कि हमने इसको भाई काला धन लाने का वो एसआईटी को हमने गठन के आदेश को हमने लागू कर दिया। लेकिन वो एसआईटी ने क्या किया, काला धन आया कि नहीं आया, और वो काला धन कितना आया और किसका कितना काला धन है, पूरा इस देश को मोदी महोदय ने अंधकार में रखा। और ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ इस YouTube के पैगाम के माध्यम से अपने सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को कि हमने 2 पत्र जो उस एसआईटी के चेयरमैन को लिखा, और उस पत्रों का मजमून यही था कि माने ये एसआईटी क्या कर रही है, कितना काला धन लाई, किसका काला धन लाई, यह देश को ये देश पूरा अंधकार में है, बताया ही नहीं आपने। मैंने कहा इसको आप छोड़ दीजिए, और देश को तो लग रहा है कि ये एसआईटी जो है काला धन, ये एसआईटी जो है काला धन ला भी पाएगी कि नहीं ला पाएगी, इसमें भी देश को संदेह लग रहा है। मैंने कहा कि इसको थोड़ा सा वो कम महत्व देते हुए जो जरूरी काम है आप इतना ही कर दीजिए कि इस काला धन के जो खातेदार हैं, अकाउंट होल्डर्स हैं, कम से कम उनका नाम देश के सामने उजागर कर दीजिए। मैंने यही बोला था निवेदन कि काला धन आएगा कि नहीं आएगा, इस मुद्दे को अभी फिलहाल छोड़ करके कम से कम किनका काला धन है और कितना काला धन है, इसी तथ्य को, इसी जानकारी को देश को बता दीजिए, तब भी देश का बहुत कल्याण हो जाएगा। क्योंकि जो इस देश को लूटने वाले हैं वही हमारे गरीब और असहाय और मजलूम भारतीय भाई बहनों के मसीहा बन के चले आते हैं। तो देश कम से कम जान तो जाएगा, हमारे गरीब मजलूम और असहाय भारतीय भाई बहन इनके जाल में फंसने से तो बच जाएंगे, पहचान तो लेंगे कि अरे भाई ये हमारा मसीहा, हमारा मसीहा कैसे बन जाएगा, हमारा उद्धारकर्ता कैसे बन जाएगा, जो खुद डाकू है, जिसने खुद ये लूट करके विदेशी बैंकों में काला धन जमा किया है। तो हमारा जो है उद्धारकर्ता और हमारा मसीहा ये कैसे बन सकता है। लेकिन तभी संभव है कि जब इन लूटने वालों को, इन लूटने वालों का काला धन जो है राशि वाइज, अमाउंट वाइज जो है देश को बताया जाए। तो ये मैंने निवेदन किया था, उससे एसआईटी के चेयरमैन को मैंने लेटर लिखा था। वो पत्र जो है, और वो भी मैंने स्पीड पोस्ट से भेजा हुआ है। तो सारे रिकॉर्ड, सारे अभिलेख अपने पास हैं, और हर एक लेटर की मैंने दोनों पत्रों की जो है वो कॉपी भी इंडोर्स है, ये मोदी महोदय को व्यक्तिगत रूप से, और उनके प्रधानमंत्री कार्यालय के स्टाफ को भी ये निवेदन मैंने किया था कि कम से कम मोदी महोदय को एक बार उनकी नजर में जरूर लाइए, दिखाइए जरूर, थोड़ा वो भी देखें। और वो पत्र जो है जब मौका आएगा मैं देश को दिखाऊंगा, लोगों को मैं दिखाऊंगा। तो अब इन मोदी महोदय को 8 साल होने जा रहे हैं, और सबको पता है, विदेशी अखबारों में, विदेशी एजेंसियों में बराबर आ रहा है कि हमारे देश से लूटा हुआ काला धन आज की तारीख में 12 लाख करोड़ के आसपास है। ये मोदी महोदय इसीलिए तो काला धन की बात करते हैं। मन तो करता है, मन में ये क्षोभ आता है, ये क्रोध आता है, ये गुबाल आता है कि इन मोदी महोदय का ही मुंह जो है काला काला किया जाए। सच में
कि जिस काले धन को बोल करके इन्होंने वोट लिया, आज उसी काले धन को ये बचा रहे हैं। 12 लाख करोड़ में से कम 2 लाख करोड़ तो इसी से सोनिया और राहुल का, कम से कम उतना ही ला दिए होते। ला करके जो डेली जो प्रतिदिन जो है डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, डीजल की कीमतों के बढ़ने से महंगाई बढ़ रही है, तो कम से कम डीजल में जो है वो जो है सब्सिडी तो लाते। इसमें खास करके जो यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध छिड़ा हुआ है, उससे भी तेल की कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने के कारण जो है डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, महंगाई बढ़ रही है। तो उस काले धन को ला करके कम से कम इसमें उसके सब्सिडी डालते तो डीजल की कीमतें नीचे आती, महंगाई कम होती, और जो हमारी आवाम है, जो हमारी आदरणीय आवाम है, जो महंगाई से पिस रही है उसको राहत होती। यह देश की आवश्यकता है और जो है भारतीय जनता दल बार ये कर रहा है। लेकिन इस काले धन को लाने के लिए जहां ये जीएनपीसी जो खुद ही डकैत है और इसी का काफी काला धन है, वो उल्टे इनको घेर रही है मोदी महोदय को। ये मौका मोदी महोदय दे रहे हैं उस डकैत जीएनपीसी को कि वो जो है इनसे मांग करे कि यानी काला धन लाओ, तभी तो उसके ऊपर से इस देश को लूटने का और काला धन जमा करने का वो काली धुलेगी। तो जो ये जीएनपीसी के ऊपर लगे हुए लूट का और काला धन का जो काला दाग है, उसको धुलने का जो मोदी महोदय ने जो ये अभियान चला रखा है, इसी से तो ये मन करता है, मन में क्षोभ आता है, गुस्सा आता है कि क्यों न मोदी महोदय का मुंह जो है काला किया जाए। ये गुस्सा आता है कि इस डकैत जीएनपीसी के ऊपर लगे हुए दाग है, उसको धुलने के लिए न तो उसके काले धन को छू रहे हैं और न तो जो 12 लाख करोड़ का उसको छू रहे हैं। और बीजेपी वाले मोदी महोदय इस पर पूरा सुट हैं, इनकी खिड़की बंद हो गई है। अरे आप लोगों ने देखा होगा कि जब यूपीए की जो सरकार थी और ये बीजेपी जो है विपक्ष में थी, तो यूपीए का रोज कोई न कोई घोटाला। आज जो है 2G स्पेक्ट्रम का है, तो फिर उसके बाद जो है वो CWG कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला, तो फिर जो है वो आदर्श सोसाइटी घोटाला, तो फिर जो है वो पनडुब्बी घोटाला, फिर इसरो घोटाला, फिर अगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला, कोयला घोटाला। अरे घोटालों की रोज कुछ न कुछ घोटाला महंगाई सिलसिला चलता था। और ये बीजेपी संसद में इन्हीं घोटालों के नाम पर इसने महीनों संसद बंद कराया। और आज ये बीजेपी वाले जब सत्ता में आ गए हैं, तो न तो एक भी घोटालों का नाम ले रहे हैं, और वो घोटाले क्या हुए, किसको सजा दिए, और आप लोगों को जानकर के अच्छा कि वो उसमें सजा के नाम पर छोटे मोटे जो किरदार है, सेक्रेटरी वगैरह, सचिव वगैरह को लटका दिया, या एयर चीफ मार्शल को जो है उसको लटका दिया। लेकिन जो बड़ी मछलियां हैं, बड़ी मगरमच्छ, अरे मनमोहन सिंह तो खुद जो है प्रधानमंत्री के अलावा जो है वो कोयला मंत्री थे। श्रीप्रकाश जायसवाल, कपिल सिब्बल, इनको बचा लिया। तो यही तो है, छोटे मछलियों को लटका करके बड़े मगरमच्छों को बचा करके देश के ऊपर अभिशाप थोपना, ये मोदी जी की फितरत हो गई है। इसलिए काला धन के नाम पर मैंने मन में क्षोभ यही आता है कि क्यों न मोदी जी का ही मुंह जो है
काला किया जाए तो जो यूपीए सरकार ने जिन घोटालों के लिए यूपीए सरकार के दौरान बीजेपी जबकि उसमें विपक्ष में थी, इसने महीनों संसद बंद कराई थी। आज बीजेपी उन सारे घोटालों को पर उसकी घिघी बंद है, पूरा वो खा गए, सब पूरा घोटाले ही खा गए। और उसमें ये अंदाज किया गया था कम से कम 35 से लेकर 40 लाख करोड़ की लूट है वो। तो किस तरह से ये बीजेपी मोदी जी जो है इसे जीएनपीसी को बचा रहे हैं, जीएनपीसी की लूट का जो माल है उसको भी बचा रहे हैं। तो और आज झूठ मूठ का ये संसद में हल्ला हो रहा है और बहाना क्या दे रहे हैं, अरे भाई जो चोरों की रक्षा करे वो चोर है, डकैतों का जो रक्षा करे वो डकैत है, देश के गद्दारों की जो रक्षा करे वो देश का गद्दार है। तो बहाना इनका जरा देखिए इन मोदी सरकार के लोगों का कि वो यूपीए सरकार एक कानून बना के चली गई थी। कितना घटिया किस्म का ये माने तर्क जो है देश के सामने दे रहे हैं। अरे भाई कानून कोई बना के चली गई तो क्या वो कानून अमर हो गया? आपकी सरकार तो 8 साल से है, क्यों नहीं उस कानून को रिपील किया, खत्म किया? अरे उसमें आप सभी को याद होगा कि रामदेव बाबा ने कहा था, वो बात आज भी सही है कि कम से कम एक कानून ही बन क्या होता कि विदेशी बैंकों में जो भारतीयों का जो काला धन जमा है वो रुपया, वो संपत्ति भारत की है, भारत सरकार की है, भारत के लोगों की है। इतना भी कानून ये जो है देश का गद्दार, देश का विरोधी जो है, ये मोदी ने उस तरह का कानून इसने नहीं बनवाया। सिर्फ जो है देश के लुटेरों को, और सबसे बड़ी जो लुटेरी है ये जीएनपीसी, इसको बचाने के लिए और इसको बचाने के लिए और इसके लूटे हुए काले धन को भी, इसके लूट कर जमा किए हुए काले धन को भी बचाने के लिए इस कदर ये मतलब कि देश विरोधी, भारत विरोधी निश्चितता पर उतर रहे हैं ये मोदी महोदय और बीजेपी वाले, देखिए ना। और आज उस पर बात करने को तैयार नहीं है कोई। ये अच्छा ये पता मीडिया को भी है, मीडिया भी उसी सांठगांठ में लगा हुआ कि जीएनपीसी के जमाने में जो लूट है वो जनता के सामने ना है, किसका कितना काला पैसा है उसकी जानकारी जनता को ना है। लेकिन कभी कभी ये बात खुल गई तो अपना सिर्फ कंधा साफ करने के लिए कभी कभी पूछ लिया करते हैं इन बीजेपी वालों से या मोदी सरकार के लोगों से। तो वो सब जवाब क्या देते हैं? बहुत कोशिश तो कर ली गई, कहीं कुछ मिला उला नहीं। कितना झूठ बोलते हैं बताइए। तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन देखें इसको कि ये मोदी महोदय हमारे देश के लोगों को महंगाई में पिसने को मजबूर कर देंगे, लेकिन देश के दुश्मनों, देश के लुटेरों का काला धन को नहीं छुएंगे। तो सोच लीजिए कि ये मोदी महोदय किसके हैं? इन देश के दुश्मनों जीएनपीसी के। और कहते क्या है? सबका साथ सबका विश्वास। तो मोदी महोदय जान लीजिए, आपको इस अवाम का साथ नहीं है, आप पर इस अवाम का विश्वास भी नहीं है। आप पर विश्वास किसका है? जीएनपीसी का है। जीएनपीसी के राहुल, सोनिया, प्रियंका और भी नेताओं का आप पर विश्वास है कि आप इनकी रक्षा करेंगे। आप पर विश्वास वामपंथियों का है। वामपंथियों को मालूम है कि आप इनकी रक्षा करेंगे। और
और आपका साथ भी है इनसे, और इनका साथ आपके साथ है। वामपंथी हुए या समाजवादी के अखिलेश और मुलायम, इनका विश्वास है आपके ऊपर कि ये मोदी महोदय, योगी महोदय आपकी रक्षा करेंगे। और मोदी महोदय पर विश्वास जो है वो ममता का विश्वास है कि वो कुछ भी करे आप उसको बर्खास्त नहीं करेंगे। आपके ऊपर इस गद्दार जो केजरीवाल का विश्वास है आपके ऊपर कि आप कुछ भी गद्दारी कर ले, आप केजरीवाल को बर्खास्त नहीं करेंगे। और विजयन स्टालिन जैसे लोग भी जो देश के दुश्मन बने हुए हैं, उनका भी विश्वास आपके ऊपर है कि वो कितनी भी देश विरोधी गतिविधि कर लें, आप उनको बर्खास्त नहीं करेंगे। तो इन लोगों का विश्वास है आपके ऊपर और इन लोगों का साथ भी है। तो जनता का न तो साथ है, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों का न तो साथ है न तो विश्वास है। तो इसलिए ये पाखंडी उद्घोषणा जो है उद्घोषणा मत करिए और उसको बंद कर दीजिए कि सबका साथ सबका विश्वास। चुनाव कैसे आप जीत जाते हैं उसकी मैकेनिक्स अलग है। उसी मैकेनिक्स पर ये एनपीसी भी इस देश को लूटती रही, इस देश को बांटती रही, इस देश को तकलीफ देती रही, लोगों का कत्लेआम करवाती रही, तभी उसको वोट मिलता रहा। इस देश का दुर्भाग्य है कि देश के अभिशापों को वोट मिल रहा है। और आज केजरीवाल देश के खिलाफ गद्दारी भी कर रहा है, तभी लोग उसको कभी मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी इत्यादि के चक्कर में उसको वोट दे रहे हैं। भारतीय जनता दल जो संघर्ष कर रहा है, लोगों की मानसिक गुलामी से संघर्ष कर रहा है। लोग क्या जानते नहीं है कि केजरीवाल इस देश का एक खतरनाक गद्दार है, लेकिन तब भी कौन लोग इसको वोट कर रहे हैं। अभी तो ये भारतीय जनता दल यूट्यूब के माध्यम से ही, यूट्यूब के पैगाम के माध्यम से ही कर रहा है, लेकिन ये सवाल पूछेगा, 1-to-1 भी पूछेगा, और सवाल अभी भी है। इस सवाल का जवाब दिल्ली के आदरणीय भारतीय भाई बहनों को देना पड़ेगा। ये जानते हुए केजरीवाल की इस देश का खतरनाक गद्दार है, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी या मुफ्तखोरी की आदत का शिकार होते हुए गद्दार को आप बिठाएंगे वो सत्ता में। और मान लीजिए ये पब्लिक ने अपने विवेक का प्रयोग करने में चूक गई, तो मोदी महोदय आप तो जो है प्रधानमंत्री हैं, आपको जो है संविधान की ताकत का इस्तेमाल करते हुए ऐसे जो है वो गद्दार मुख्यमंत्री केजरीवाल को डिसिप्लिन करना था या इसको डिसमिस करना था। तो यह भी मोदी जी की कितनी बड़ी गद्दारी है और देशद्रोह है देश के खिलाफ, क्योंकि सारे देश के दुश्मन जो है ये पाले जा रहे हैं मोदी जी के द्वारा। और बीजेपी वाले क्या कहते हैं, देखिए हम ये मुख्यमंत्री जो है विरोध करते हैं मोदी जी का, लेकिन फिर भी मोदी जी सबको फंड देते रहते हैं, चाहे ममता हो, चाहे विजयन हो, चाहे स्टालिन हो। ये इतनी कायरता क्या देश को कबूल है? स्टालिन किस तरह से जो है, अच्छा ये भी नहीं, स्टालिन और ममता बनर्जी के विषय में इनका एक चमचा किस्म का पत्रकार है प्रदीप सिंह, वो ये कहता है कि ये लोग जो है यानी सेसेशनिस्ट माने अलगाववादी प्रवृत्तियों का जो है वो ये प्रदर्शन करते हैं कि भारत से अलग होने का। ये दोनों स्टालिन और जो है ये ममता बनर्जी। और उसी समय ये प्रदीप सिंह ये नहीं कहता है कि ये सब जो है कायरता जो दिखा रहे हैं मोदी महोदय, उसी कायरता को नहीं कह रहा है ये प्रदीप सिंह।
तो उसके जो जितने चमचा मंडली है, यूट्यूब पर हो कहीं भी हो, इसकी कायरता को उजागर करने की इनमें नैतिक बल नहीं है और न इच्छा है। सिर्फ जो है लोगों का जो सिर्फ इन लोगों मैंने विजयन हो, स्टालिन हो, ममता बनर्जी, इनका सिर्फ वर्णन करना। तो देश के लोग, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन हम और ये भारतीय जनता दल पूछ रही है कि स्टालिन का वर्णन और ममता बनर्जी का वर्णन, सोनिया गांधी का वर्णन, राहुल गांधी का वर्णन जो है वो करने के लिए हैं कि देश ने इनको चुना है, इनको प्रधानमंत्री की गद्दी पर बिठाया है कार्रवाई करने के लिए। तो कार्रवाई तो कार्रवाई नहीं करना है, कार्रवाई के नाम पर ये पालेंगे, ये कुछ भी करेंगे देश के खिलाफ। तभी मोदी जी कहेंगे कि जब तक मोदी है तब तक मजे लीजिए। ये तो वो हालत है। तो इसकी कायरता को बीजेपी के प्रवक्ता इस तरह से बोलते हैं, और वो ये खुद मोदी बोलते हैं कि लोग हमको जो पत्थर मारते हैं तो हम उन पत्थरों से सीढ़ी बना लेते हैं। तो मोदी महोदय, आप पत्थर खाइए, पत्थरों से सीढ़ी बना लीजिए, लेकिन आप अपने व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री की हैसियत को, प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा को, प्रधानमंत्री के इकबाल को तबाह मत करिए। आप इस्तीफा देकर के आप पत्थर खाइए और उसे सीढ़ी बनाइए। आज प्रधानमंत्री पद की गरिमा को आपने इतना गिरा दिया है कि जो मुख्यमंत्री इन शख्सियत को, इन तत्वों को जो है वो बर्खास्त करना चाहिए और जो है वो और उनको नस्ल नाबूद करना चाहिए। आप उनसे गाली खा रहे हैं। उन स्थितियों के आगे आए दिन जो है ये घटना होती रहती है। वीरभूम फलाने ये घटना होती रहती है। तमाम जो है वो छापते रहते हैं इसमें अखबार में, और जो है वो सीबीआई को धमका रही है। वो देखिए ना, वो सीबीआई को धमका रही है, मोदी को धमका रही है। और मोदी जी जो है, और अखबार वाले क्या छाप रहे हैं, मोदी जी इस पर बहुत गंभीर हैं, मंथन कर रहे हैं। मंथन क्या करना है? कार मोदी महोदय, कार्रवाई करनी है जी। तो ये कार्रवाई नहीं करेगा, और मान लीजिए कार्रवाई कर भी दिया तो तमगा लूटने से कोई फायदा नहीं। इस ममता बनर्जी ने जब से सत्ता में आई है, जब से मोदी महोदय आए हैं, तब से इतना उत्पात की है। उस समय इसको बर्खास्त क्यों नहीं किया? जब इतना प्रेशर बढ़ेगा और उन्होंने कर भी दिया तो वो किस काम का? तो इस तरह का जो अराजक, वो एनार्किक और कैटिक ये शासन जो है जो चला रहे हैं मोदी जी, यह देश इसकी बहुत भारी कीमत चुका है। तो ये कायरतापूर्ण और एक कैटिक, एक अराजक, एक अनुशासनहीन और एक नपुंसक टाइप का, और वो भी किसके खिलाफ? जो भारतीय समाज विरोधी जो ताकतें हैं, विशेष करके ममता बनर्जी, विजयन, स्टालिन, ये लोग, इनको डिसिप्लिन करने के लिए ही जो है हमारे राष्ट्रभक्तों ने, महापुरुषों ने और महान आत्माओं ने अथक परिश्रम करके भारतीय संविधान बनाया है, और भारतीय संविधान में इस तरह की जो है निर्बाध शक्तियां दी हैं। इन स्थितियों से निपटने के लिए, इन उदंड और देश विरोधी ताकतों का वो निपटारा करने के लिए, इनको ठिकाने लगाने के लिए, इन बातों को गौर करके हमारे जो आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं, खास करके तमिलनाडु से भी, केरल से भी, गुजरात से भी और पश्चिम बंगाल से भी,
वो भारतीयता के माहौल में आने के लिए मैंने उनकी बहुत बहुत इच्छा है। तो भारतीय भारतीय जनता दल ने ने तो वो घोषणा कर ही दी है, बता ही दिया है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा या जो आम चुनाव होगा, जनरल इलेक्शन होगा, उसमें ये भारतीय जनता दल सभी 543 ऑल 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज सीटों से ये लड़ेगा। मन की सभी लोकसभा सभी 543 लोकसभा क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार उतारेगा और पूरे दमखम के साथ और आवाम के अपनी आदरणीय आवाम के भरोसे को अपनी ताकत बनाते हुए और भारतीय जनता दल को मालूम है कि भारत के कोने कोने से और कोई कोना छूटा नहीं है। कोने कोने से, तमिलनाडु से भी, कर्नाटक से भी, केरल से भी, आंध्र प्रदेश से भी, तेलंगाना से भी, गुजरात से भी, उड़ीसा से भी, महाराष्ट्र से भी भारतीयता के प्रति विश्वास, भारतीयता के प्रति एक एहसास बढ़ता हुआ स्पष्ट दिख रहा है और उसकी सख्त आवश्यकता है। और यहाँ तक कि हमारे जो आदिवासी कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन हैं, आदिवासी क्षेत्रों के, छत्तीसगढ़ के, आंध्र प्रदेश के, उड़ीसा के, वहाँ से भी वो माने वनों में, जंगलों में जो रहने वाले हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, वह भी भारतीयता के माहौल का एहसास कर रहे हैं और भारतीयता की आवश्यकता, भारतीयता के माहौल की आवश्यकता को भी महसूस कर रहे हैं। तो सभी भारतीय भाई बहनों से अनुरोध है कि अभी भी जो तबके छूटे हुए हैं, जिनका नाम जब उनमें अपवाद रूप से आ रहे हैं, माने इक्का दुक्का आ रहे हैं, लेकिन जितना आना चाहिए, जिस गति से आना चाहिए, जिस परसेंटेज, जिस प्रतिशत या माने वो हिस्से, पूरा हिस्सा आना चाहिए, अभी वो नहीं आया है, आना बाकी है। और वो तबके खास करके हैं हमारे शहर में रहने वाले आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे व्यापारिक कहे जाने वाले आदरणीय भारतीय भाई बहन, और हमारे सवर्ण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन, बौद्धिक वर्ग कहे जाने वाले हमारे भारतीय भाई बहन, और हमारे सवर्ण तो कर हो गया, हमारे यादव कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन, हमारे ओबीसी कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन। तो ये जो तबका है हमारे भारतीय समाज का, अभी इसको भारतीयता के माहौल में आना अभी बाकी है। सभी से निवेदन है, नम्र निवेदन है कि कोई छूट नहीं जाए, सभी लोग साथ में हैं। भारतीयता सबके लिए है और ये एहसास भी सबके लिए है। सभी लोग साथ में, सारे माने मन में जो भी दीवार है, सोच की जो दीवार है, उसको तोड़ करके कि हम पूरे 138 करोड़ लोग, हम लोग सिर्फ भारतीय हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। भारतीयता को ला करके जो है पूरे भारतीय समाज को मजबूत करिए और इन विखंडनकारी ताकतों को शिकस्त दीजिए। ये बहुत, इसीलिए ये विखंडनकारी ताकतें जो है अब जो है भारतीय आवाम को भारतीय आवाम ताकत दल को और उसकी इस मुहिम को, भारतीय एकता की मुहिम को रोकने के लिए तमाम इस तरह की बैठकें, तमाम साजिश, तमाम जो है इस तरह की वो दिन रात इसी फिराक में या इसी फितरत में पड़े हुए हैं।
लेकिन उनको जानना चाहिए कि भाई भारतीय जनता का दल पूरे देश में एकता लाना चाहता है और भ्रातृत्व का, फ्रेटर्निटी का एक माहौल, उसका भ्रातृत्व का, फ्रेटर्निटी जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, उसका भाव लाना चाहता है और आपसी सद्भाव का, भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव का एक ऐसा भाव लाना चाहता है। अब ये खुद ही विखंडनकारी ताकतें बताएं कि आखिर इसके विरोध में वो क्या चलाएंगी। इसके विरोध में तो वो चलाती ही रही हैं विखंडन। तो अब तो देश को फैसला करना है कि इन भारतीय समाज विरोधी या भारतीय समाज की विखंडनकारी ताकतों का शिकार बनना है, मानसिक जो है यानी बनना है, यानी मानसिक गुलामी को पाल करके या भारतीयता के आधार पर एक होकर के जो आपसी नफरत की जो ये साजिश या उसकी राजनीति या जो भी है उसको शिकस्त देते हुए भारतीय समाज को मजबूत करना है और अपने देश को मजबूत करना है। तो ये फैसला जो है हमारी आदरणीय आवाम जो है, हमारे आदरणीय भारतीय आवाम कर लेगी, इसको छोड़ दीजिए। और बेहतर तो है कि आप अपने इस प्रवृत्ति को आप भी छोड़िए। भारतीय समाज को विखंडन करने की जो प्रवृत्ति है, इसके आधार पर जो वोट और सत्ता हथियाने की जो साजिश करते हैं, इसको आप भी छोड़ दीजिए और इसी धारा को, इसी भारतीय एकता के इस मुहिम को, इस आंदोलन को, इस प्रयास को आप भी आकर के मजबूत करिए, शामिल होइए। आपको सत्ता चाहिए ना, सत्ता लीजिए। आपको सिर्फ सत्ता चाहिए तो सत्ता के लिए लालच नहीं भारतीय जनता के दल को। आप अपनी आदतें छोड़िए और इसके जरिए यदि आपको सत्ता लेनी है आप ले सकते हैं, लेकिन महत्व देश का है, सत्ता का नहीं है। लेकिन ये छोड़ने को तैयार नहीं है। ये बीजेपी वालों से पूछिए ना, वो भारतीय एकता से कोसों दूर, वो बोलेंगे हिंदू एकता। भारतीयता की बात करिए, उनको घेरिए, अरे क्या बात करते हैं भारतीयता, अरे जो हिंदुत्व है ना वही भारतीयता है। इतना झूठ बोलने वाले सब, और बाद में झूठ मूठ का हिंदू राष्ट्र। कितनी बार बताया गया है कि यह पंथ आधारित देश नहीं है। तो न तो ये हिंदू राष्ट्र है, न तो ये इस्लामिक राष्ट्र है, न तो ईसाई राष्ट्र है। ये एक संवैधानिक इकाई है, राष्ट्र है, भारतवर्ष। हिंदू राष्ट्र की बात बोल करके जनता को भ्रम का शिकार बनाना, दहशत का शिकार बनाना, झूठी आशा दिलासा दिलाना, ये सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोह है। तो बीजेपी के सुबह सालार इस राष्ट्रद्रोह से बचे। हिंदू राष्ट्र की बात जो चलाते हैं, और एक बोलते हैं हिंदू राष्ट्र, बोलते हैं कि यदि हिंदू राष्ट्र आप नहीं बनाएंगे तो गजवा हिंद आ जाएगा, दारुल इस्लाम आ जाएगा। बिल्कुल अनर्गल आधारहीन बातें। तो भारतीय जनता दल संक्षेप में बस यही कहना चाहता है कि सारी बातों को भूल करके भारतीयता के एहसास को मजबूत करिए, करवाइए और इसकी यानी जो मुख्य धारा में सबको शामिल करिए। बल्कि जो मोदी महोदय उनको भी कह दीजिए कि वो भी शामिल हो जाएं। और ये राहुल, सोनिया, प्रियंका, अखिलेश भी जो है भारतीयता, लेकिन भारतीय एकता क्या, लेकिन यहाँ भी आकर के वो एमवाई का क्या समीकरण बनाएंगे, मोदी आकर के वो हिंदू एकता करेंगे, तो वो मंजूर नहीं है। अपनी पुरानी आदतों को छोड़ करके यदि वो भी इस भारतीय एकता के मुहिम में शामिल होना चाहते हैं, यानी मोदी जैसे लोग, तो स्वागत है, लेकिन वो आदतें छोड़ना पड़ेगा।
तो महत्व वास्तव में देश का है और अपनी आवाम का है। यही एहसास इन सबों को नहीं है। ये हमेशा बोलेंगे कि महत्व जो है अखिलेश का है, महत्व जो है मुलायम सिंह का है, महत्व जो है राहुल का है। ये धारणा छोड़ दीजिए। ये बीजेपी बोल रहे हैं कि महत्व जो है मोदी का है। अपनी आवाम के आगे और अपने देश के आगे न किसी मोदी का महत्व है, न किसी अखिलेश का महत्व है, न किसी एसपी सिंह का महत्व है। हमारा जो सब कुछ है, अस्तित्व और महत्व जो है हमारी आवाम का और आवाम से ऊपर हमारा देश। यही एहसास और इसी महत्व को सबको समझाने की आवश्यकता है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।